नमस्कार। जय हिंद ऑल ऑफ यू। मैथ्स वेव के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? जैसा कि आप सभी को पता है, आज से 2 महीने पहले मैंने इस प्लेटफॉर्म का आगाज किया, इसकी शुरुआत की, और सबसे पहले जिस एग्जाम को टारगेट किया, एक ऐसी एग्जाम जो अभी राजस्थान के स्टूडेंट्स के लिए सबसे बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, जिसमें सिलेक्शन मैथ्स और इंग्लिश दो सब मेजर सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करेगा। मैथ्स के जिसमें 50 क्वेश्चन है और 50 क्वेश्चन में से लगभग 35 से 40 क्वेश्चन एडवांस मैथ्स के। ये बात आप सबको अच्छे से पता है। आज मैं आपके पास या आपके सामने उस कंसेप्ट को डिस्कस कर रहा हूं जिसका एक क्वेश्चन एग्जाम में 100% आएगा, और केवल इस एक छोटे से सेशन से आप उस क्वेश्चन को क्लियर कर सकते हो। दोबारा फ्यूचर में आपका वो क्वेश्चन कभी गलत नहीं हो, उस तरीके से मैं ये क्वेश्चन आपके सामने रखने जा रहा हूं। पॉइंट है दो चर वाले रेखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। वेरिएबल का मतलब है दो अननोन राशियां, ठीक है। दो चर यहां लिखे हुए हैं, दो चरों का मतलब है दो अननोन राशि। तो वो दोनों अननोन राशि अपन कुछ भी मान सकते हैं। मोस्टली वो अननोन राशि क्या होती है? एक्स और वाई होती है। क्यों होती है एक्स और वाई, ये भी बताऊंगा। रेखिक समीकरण का मतलब, देखो भाई, अगर कोई समीकरण है तो एक बात तो कंफर्म है कि उसमें बराबर का चिन्ह लगेगा। बराबर का चिन्ह लगता है तभी समीकरण होती है, अदरवाइज समीकरण नहीं होगी। अगर बराबर के अलावा बड़ा छोटा, बड़ा बराबर या छोटा बराबर, अगर ये साइन लग रखे हैं तो फिर वो होती है असमीका। क्या होती है? असमीका होती है। और अगर बराबर का साइन लगा हुआ ही नहीं है, यानी कि दो पक्ष बने हुए ही नहीं है, जहां बराबर का चिन्ह लग गया इसका मतलब दो पक्ष होते हैं, एलएचएस और आरएचएस, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। लेकिन अगर एक ही पक्ष है, बराबर का साइन अगर नहीं है, केवल एक ही पक्ष है, तो फिर वो क्या होती है? उसको अपन कहते हैं व्यंजक। एक एल्जेब्रिक टर्म बोलते हैं, व्यंजक बोलते हैं, और वो व्यंजक आगे जाकर एक बहुपद बन सकता है और कुछ नहीं बनेगा। अपन बात कर रहे हैं रेखिक समीकरण के बारे में, तो दो चर का मतलब दो अननोन राशियां होगी। समीकरण है इसका मतलब बराबर कंफर्म लगेगा, और रेखिक समीकरण है इसका मतलब उन चरों की घात कितनी होगी? एक होगी, क्योंकि उनके एक एक हल विद्यमान होंगे। एलजेब्रा बीजगणित में किसी भी व्यंजक में जो चर संख्या है उसकी जितनी घात होती है उसके उतने ही हल विद्यमान होते हैं, और उसकी सबसे अधिकतम घात के आधार पर ही उस व्यंजक का नाम भी डिसाइड होता है। अगर घात 0 है तो अचर बोलेंगे, घात 1 है तो रेखिक बोलेंगे, घात 2 है तो द्विघात बोलेंगे, घात 3 है तो त्रिघात बोलेंगे, ठीक है। उनमें से रेखिक और द्विघात जो होता है वो अलजेब्रा का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। आज अपन रेखिक समीकरण पे बात करेंगे। तो देखिए, दो चर वाले रेखिक समीकरण में एक्स और वाई दो चर अपन क्यों मान रहे हैं? मैं ये मान के चल रहा हूं कि वो रेखिक समीकरण, यानी वो रेखा जो है वो एक समतल से होकर गुजर रही है। अब कोई भी रेखा है वो समतल से ही गुजरती है, और समतल से गुजरती है तो समतल पर ये जो दोनों दिशाएं होती है, इन दोनों दिशाओं को अपन क्या कहते हैं? एक्स एक्स और वाई एक्स के नाम से जानते हैं। तो इसमें दो ही मान हुए, एक तो एक्स का और एक वाई का, और इसीलिए इस समीकरण के दोनों चर अपन क्या लेके चल रहे हैं? एक्स और वाई लेकर चल रहे हैं। अब पहले तो आपको यह समझना पड़ेगा कि इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, इसकी व्यापक समीकरण क्या होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। आप स्टैंडर्ड फॉर्म को व्यापक समीकरण बोल सकते हो या मानक समीकरण बोल सकते हो। व्यापक समीकरण क्या होती है? पहली बात तो दो चर हो गए आपके पास एक्स और वाई,
और दोनों के गुणांक में मान लेता हूं ए और बी है मान लो। एक बात याद रखना, समीकरण जब भी बनेगी तो उसमें हमेशा घातों का घटता क्रम व्यवस्थित होता है। जैसे मान लो कि अगर यहां x की पावर 2 है ना, तो अगला पद अगर अपन तरीके से चले तो अगला पद x की पावर 1 का होगा और उससे अगला पद x की पावर 0 का होगा। ये हमेशा घटते क्रम में व्यवस्थित होते हैं, इसलिए यहां दोनों की पावर एक एक ले ली। अब उसके बाद में आएगी पावर 0, और किसी भी संख्या की पावर 0 का मान कितना होता है? 1 होता है। तो मैं मान लेता हूं पावर 0 वाले का गुणांक है c। एक बात ये याद रखना, व्यापक समीकरण जो होती है, आप कोई भी व्यंजक की स्टैंडर्ड फॉर्म जब भी लिखोगे, स्टैंडर्ड फॉर्म जब भी लिखोगे, उसके सारे के सारे चिन्ह हमेशा पॉजिटिव होने चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म में कभी भी साइन नेगेटिव नहीं होते, पॉजिटिव साइन चलते। तो इसलिए मैं ले लेता हूं ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। एक साइड में एक पक्ष में सिर्फ 0 रखा है, बाकी सारा का सारा पद दूसरे पक्ष में रख दिया। ठीक है, तो ये हो गया x और y दो चर संख्या है, दोनों की घातें एक एक करके तो रेखिक हो गई, बराबर लग गया तो समीकरण है, और a b और c इनके गुणांक हो गए। अब इसमें बीजगणित क्या कहती है? बीजगणित ये कहती है कि अगर किसी समीकरण में दो अननोन राशियां, अगर दो वेरिएबल है, तो उनका मान तभी ज्ञात हो सकता है जब आपके पास समीकरण भी दो हो। x और y के मान केवल एक समीकरण से नहीं आएंगे, यहां आपके पास दूसरी समीकरण और होगी, तब जाकर इनको हल करने पर x और y के मान आपको प्राप्त होंगे। अब देखो x और y तो चर है, वो तो फिक्स है, तो फिर गुणांक अलग अलग हो जाएंगे दोनों के। अलग अलग करने के लिए मैं मान लेता हूं पहली समीकरण के सारे गुणांकों को नाम 1 1 1 दे दिया, और दूसरी समीकरण के सारे गुणांकों को नाम मैंने 2 2 2 दे दिया। तो ये इसकी एक स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये क्यों बनी, क्या कारण है, ये पूरी चीजें मैंने आपको सिस्टमेटिक समझाई है, रटाया नहीं है। पहली बात तो, जब अपन इसको हल करके x और y के मान निकालते हैं, तो x और y के मान निकालने के लिए तीन विधियां प्रचलन में होती है। एक होती है विलोपन विधि, यानी एक पद का विलोप करते हैं, दोनों का मान एक साथ नहीं आएगा, पहले x का मान आएगा फिर y का आएगा, या फिर ये कर सकते हो पहले y का आएगा फिर x का आएगा। अब इसमें विलोपन विधि से अगर ये मान आप ज्ञात करो तो क्या करना है, अगर x का मान ज्ञात करो तो y को पहले हटाना पड़ेगा, और y को हटाने के लिए y के गुणांक सेम करने पड़ेंगे, तो y हटेगा फिर x का मान आएगा, और x का मान दोनों में से किसी भी एक समीकरण में रखेंगे तो y का आएगा। और अगर मान लो पहले शुरुआत में y का मान चाहिए तो फिर x को हटाना पड़ेगा, और x को हटाएंगे तो x के गुणांक सेम करने पड़ेंगे। विलोपन विधि तो ये बोलती है। एक होती है प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन मतलब ट्रांसफर मेथड। एक समीकरण से x का या y का मान निकाल के दूसरी में रखना, प्रतिस्थापन विधि। और एक होती है मेरे भाई वज्र गुणन विधि, क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड। अब इनमें से सबसे ज्यादा इफेक्टिव मेथड जो होता है, सबसे ज्यादा जो इफेक्टिव है, जो सबसे ज्यादा काम आता है, वो है ये विलोपन विधि। ये इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है। दो चर वाले रेखिक समीकरण को हल करने के लिए विलोपन विधि ज्यादातर काम में लेते हैं, लेकिन मैं आपको विलोपन से भी सीधा तरीका बताऊंगा, जिसमें आपको कोई भी दो चर वाले रेखिक समीकरण कभी भी हल करने हो, बिना कैलकुलेशन के सीधा सीधा एक स्टेप में उत्तर आ जाएगा, ऐसा तरीका बताऊंगा। अब बात करते हैं साहब कि यहां पर ये दो रेखाएं हैं, एक सरल रेखा तो ये बनेगी, एक सरल रेखा ये बनेगी। तो दोनों सरल रेखाओं में संबंध क्या हो सकता है? दोनों रेखाओं में अगर रिलेशन की बात करूं, मैं संबंध की बात करूं, तो क्या रिलेशन हो सकता है मेरे भाई? जैसे मान लीजिए
एक सरल रेखा ये है तो दूसरी सरल रेखा ऐसे हो सकती है, यानी दोनों एक दूसरे को काट सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि एक सरल रेखा ये है तो दूसरी सरल रेखा इसके पैरेलल हो सकती है, समांतर हो सकती है। और एक ऐसा भी हो सकता है कि एक सरल रेखा अगर ये है तो दूसरी वाली जो सरल रेखा है वो इसके ऊपर ही विद्यमान हो सकती है, यानी दोनों सरल रेखा एक ही जगह हो सकती है। इस तरीके से दो सरल रेखाएं जो होती है उनके बीच में तीन प्रकार के रिलेशन हो सकते हैं। दोनों एक दूसरे को काटेगी तो इन रेखाओं को इंटरसेक्टिंग लाइंस बोलते हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं बोलते हैं। प्रतिच्छेदी रेखा बोलेंगे। यहां पर दोनों की दोनों पैरेलल है तो इनको समांतर रेखाएं बोलेंगे। और यहां एक के ऊपर दूसरी है तो इनको अपन संपाती रेखाएं बोलेंगे। संपाती रेखाएं बोलेंगे, ठीक है। अब इनकी विशेषता क्या है? पहली बात तो दोनों रेखाएं जब प्रतिच्छेदी है तो इनमें एक पॉइंट दोनों में कॉमन है। एक पॉइंट कॉमन होने का मतलब इसका एक ही हल विद्यमान होगा। दोनों में एक पॉइंट कॉमन है तो एक हल विद्यमान होगा, जिसको अपन अद्वितीय हल भी कह सकते हैं। एक यूनिक सॉल्यूशन होगा, एक से ज्यादा सॉल्यूशन नहीं होंगे। यहां दोनों रेखाएं समांतर है, दोनों का कोई भी बिंदु आपस में कॉमन नहीं है। अगर नहीं है तो इसका कोई हल विद्यमान नहीं होगा, क्योंकि जब कोई पॉइंट कॉमन है ही नहीं तो इनके हल भी निकल के नहीं आएंगे। और तीसरा ये संपाती है तो आप ये देख सकते हो इनके तो सारे के सारे बिंदु ही कॉमन है। और सारे के सारे बिंदु कॉमन है, जितने बिंदु कॉमन है उतने हल विद्यमान है, यानी अनंत बिंदु। रेखा क्या होती है? एक सरल रेखा जो है वो अनंत बिंदुओं का बिंदुपथ होता है। अनंत बिंदुओं के बिंदुपथ को सरल रेखा बोलते हैं। तो इसके हल भी क्या हो गए? अनंत हल हो गए। प्रतिच्छेदी रेखाएं समांतर रेखा या संपाती रेखाएं जो होती है, प्रतिच्छेदी रेखाएं वो होती है जिनका एक हल विद्यमान हो, समांतर रेखाओं का कोई हल विद्यमान नहीं होता, और संपाती रेखाओं के अनंत हल विद्यमान होते हैं। ठीक है। अब आप ये समझिए कि केवल और केवल किसी दो चर वाले रेखिक समीकरण को देख के ये कैसे पता लगेगा कि यहां से इस समीकरण, इन दोनों समीकरणों के कितने हल विद्यमान होंगे, यानी दोनों समीकरण समांतर होगी, प्रतिच्छेदी होगी या संपाती होगी, ये केवल देखते ही कैसे पता लगेगा? इसके ऊपर बात करें तो पहले तो ये देखिए, दोनों सरल रेखाओं के ये समीकरण है और गुणांक है x का गुणांक a1, y का गुणांक b1 और अचर पद c1। दूसरी समीकरण का x का गुणांक a2, y का गुणांक b2 और अचर पद है c2, है ना। इन तीनों के कंपैरिजन से समझना, अगर x और y के गुणांकों की तुलना आप करें a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2, दोनों रेखाओं के x और y के गुणांकों की तुलना करने पर अगर इनके मान समान प्राप्त ना हो, इसका मतलब 100% रेखाएं प्रतिच्छेदी होगी, इनमें एक हल विद्यमान होगा। अगर एक हल विद्यमान बोलता है तो रेखाएं प्रतिच्छेदी है, और प्रतिच्छेदी रेखा तब होती है जब x और y के गुणांकों का अनुपात आपस में समान ना हो। दूसरी बात, अगर x और y के गुणांकों का अनुपात सेम हो गया, a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2, अगर ये बराबर है लेकिन अचर पद का अनुपात इनसे अलग है, तो इसका मतलब 100% रेखाएं समांतर होगी, यानी कि इसका कोई हल विद्यमान नहीं होगा। समझना ध्यान से, समांतर रेखाएं होने के लिए x और y के गुणांकों का अनुपात बराबर होना चाहिए, ठीक है ना। और तीसरा है संपाती। संपाती का मतलब दोनों रेखाएं एक ही हो गई, एक ही हो गई, इसका मतलब x के, y के और अचर पद के जो गुणांक है वो सभी आपस में अगर बराबर होंगे उनके अनुपात, तो वो रेखाएं संपाती होगी। संपाती रेखाओं के अनंत हल विद्यमान होंगे।
ये मेरे भाई दो चर वाले रेखिक समीकरण की बेसिक थ्योरी होती है कि दो चर वाले रेखिक समीकरण क्या चीज है। इतनी बात अगर अच्छे से समझ में आई हो तो अपन इसकी सीधी सीधी प्रैक्टिस पे चल सकते हैं और वो सारे क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन आरएसएसबी या अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड ने अलग अलग एग्जाम में पूछ रखे हैं। जैसे पहला क्वेश्चन रीट 2018 में पूछा 2x माइनस 3y बराबर 79, x प्लस 6y बराबर 47, तो x माइनस वाई का मान कितना होगा। देखो समझना, इसका वैसे प्रॉपर तरीका क्या कहता है, 2x माइनस 3y बराबर 79 और x प्लस 6y बराबर 47। मैंने आपको यह कहा कि सबसे इफेक्टिव मेथड कौन सा होता है, विलोपन विधि। विलोपन विधि इसकी सबसे इफेक्टिव होती है और वो ये कहती है कि दोनों का मान एक साथ नहीं आएगा, दोनों में से पहले किसी एक का मान ज्ञात करो। x का ज्ञात करो तो y हटा दो और y का ज्ञात करो तो x हटा दो, बट यहां तो आपको दोनों ही चाहिए। दोनों चाहिए तो फिर y को हटा लो पहले। एक काम करो, y का गुणांक यहां 3 है, यहां 6 है। ये तब हट सकते हैं जब गुणांक बराबर होंगे, और गुणांक बराबर करने के लिए इसको डबल कर दो। तो इसको डबल करते ही ये बन जाएगा आपका 2 दूनी 4x माइनस 3 दूनी 6y, और ये 80 का डबल 160 होता है, तो 79 का डबल 158, और ये एचजीटी आ जाएगा x प्लस 6y बराबर 47। अब आप ये देखिए y के गुणांक सेम है और चिन्ह अलग अलग है। अगर अलग अलग चिन्ह है तो ये दोनों सीधे सीधे जोड़ने से ही कट रहे हैं, तो इनको जोड़ा कट गए, तो ये आ गया 4x प्लस x 5x, और इधर ये जुड़कर 15 4 19 8 7 15 205, 5x बराबर 205, तो x बराबर आ गया 205 बट्टा 5, 205 बट्टा 5 आ गया। और मेरे भाई 205 में 5 का भाग देंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 41, और x का मान किसी भी एक समीकरण में रखोगे तो वहां से y का मान आ जाएगा, जैसे मैंने इसमें रख दिया x प्लस 6y, 41 प्लस 6y बराबर 47, 41 प्लस का उधर जाएगा माइनस का, तो 6y बराबर 47 माइनस 41 हो गया 6, तो y बराबर हो गया 6 बट्टा 6 यानी 1। x की वैल्यू आ गई 41, y का मान आ गया 1, तो अगले ने पूछा x माइनस वाई का मान। x माइनस वाई का मान आ गया 41 माइनस 1 बराबर 40। ये इसका प्रॉपर तरीका होता है, ये इसका प्रॉपर मेथड होता है जिससे कि आप दो चर वाले रेखिक समीकरणों को हल कर सकते हो। ये इसका प्रॉपर मेथड है। लेकिन मैंने आपको कहा मैं आपको सीधा तरीका बताऊंगा, तो उस सीधे के ऊपर अगर जाएं तो एक काम करो, सबको पहले इधर ले आओ, या फिर पड़ी रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। आप सीधा सीधा लिखो x के गुणांक, x का गुणांक यहां 2 है, यहां 1, 2 और 1, y का गुणांक यहां 3 है और यहां 6 है। ठीक है, y का गुणांक हो गया ये 2 और 1, यहां 3 और 6, लेकिन ये देखो कि ये 3 किसका है, माइनस का। और फिर अचर पदों के जो गुणांक है वो किसके हैं, इनको अगर इधर लेके आए तो वो दोनों किसके हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। या फिर उधर भी पड़ा रहने दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, दोनों होने एक साइड में चाहिए। तो ये हो गया 79 और 47। अब x की वैल्यू सीधी सीधी कैसे आएगी, आपको क्या करना है, x और y के गुणांकों के क्रॉस मल्टीप्लाई का अंतर लो। तो इनका क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 6 दूनी 12 और 3 एक कम 3, और 12 और 3 है माइनस का, इनका अंतर लिया तो ये हो गया प्लस का 15 हो गया। और ऐसे ही सेम इनके क्रॉस मल्टीप्लाई का अंतर ले लो, इनके क्रॉस मल्टीप्लाई का अंतर लेंगे तो 47 का तिगुणा 141 और 79 का 6 गुणा कितना आएगा, 79 का 6 गुणा करो, 80 का 6 गुणा होता है 8 6 48 480, उसमें से 6 कम 6 गया 474, ये हो गया 474 और माइनस 141, इनको जोड़ेंगे ये 615 हो गया। आ गई बात समझ में।
इनके क्रॉस मल्टीप्लाई का अंतर लिया 615, इनके क्रॉस मल्टीप्लाई का अंतर लिया 15। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से सुनना, इनका चिन्ह भी अगर आपको बदलना पड़ सकता है। आपने देखा इधर वाले में ये बड़ा था 6 दूनी 12, तो इस तरफ वाले में ये बड़ा होना चाहिए। ऊपर वाले दोनों के क्रॉस मल्टीप्लाई में अगर ये बड़ा है तो इधर वालों में ये बड़ा होना चाहिए, तब तो इनके चिन्ह एज इट इज लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मान लो ऊपर वाले में भी यही बड़ा है और नीचे भी यही बड़ा हो, तो फिर चिन्ह को चेंज करना पड़ेगा, तो फिर चिन्हों को बदलना पड़ेगा। बस इतना सा काम कर लेना। 15 बराबर -615 लिख दो बस। तो यहां से अब दोनों में भाग दोगे तो 615 में 15 का भाग दिया तो ये आ गया 41, और 41 आ गया ऊपर वाले इस चर की वैल्यू, x का मान आ गया 41, और x का मान किसी भी एक समीकरण में रखोगे तो y का मान आ जाएगा। जैसे यहां 41 रखा तो 47 में से 41 गया 6, 6y बराबर 6, तो y बराबर 1। ये इसका क्रॉस मल्टीप्लाई में भी मैंने बिल्कुल सिंपल तरीका बता दिया, सबसे आसान तरीका। इसके ऊपर 2-4 एग्जाम्पल प्रैक्टिस करना, मजा आ जाएगा आपको, ये बीमारी से फ्री हो जाओगे आप। इससे गुणांक बराबर करो और फिर घटाओ, ये पंगा ही खत्म हो जाएगा आपका। भविष्य के लिए ये सबसे शानदार तरीका और सबसे कम टाइम का तरीका मैंने बताया। अगला क्वेश्चन एलडीसी 2014 में पूछा, समीकरण निकाय 2x प्लस ky बराबर 1 लिखा है, 2x प्लस ky बराबर 1 को इधर लेके आ जाएंगे -1 बराबर 0, और दूसरा लिखा 3x माइनस 5y बराबर 7 को इधर लेके आ जाएंगे -7 बराबर 0। अद्वितीय हल का मतलब कितना हल हुआ? एक हल। और एक हल जब रेखाओं का होता है तो वो रेखाएं एक दूसरे को क्या करती है? प्रतिच्छेद करती है। अद्वितीय हल होता है प्रतिच्छेदी रेखाओं का, और रेखाएं अगर प्रतिच्छेदी होती हैं तो मैंने ये बताया था प्रतिच्छेदी रेखाओं के x और y के अनुपात बराबर नहीं होते हैं। तो x के गुणांकों का अनुपात 2/3 और y के गुणांकों का अनुपात k/-5, ये बराबर नहीं होने चाहिए। तो यहां से k का मान क्या आएगा? -5 दूनी 10, -10 बराबर 3 को k से किया 3 के, तो k बराबर आ जाएगा कितना? -10/3। लेकिन ये बराबर नहीं, नॉट इक्वल है, यानी k की वैल्यू कभी भी -10/3 नहीं होनी चाहिए, तब इनका एक हल प्राप्त हो जाएगा। और -10/3 होते ही रेखाओं के कोई भी हल प्राप्त नहीं होंगे, यानी एक हल के लिए k का मान कभी भी -10/3 नहीं होना चाहिए। बात दिमाग में बैठ रही है अच्छे से? चलिए अगला क्वेश्चन, सेकंड ग्रेड मैथ साइंस 2023 में क्वेश्चन पूछा कि किस मान के लिए समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल का मतलब एक हल हो गया, और समीकरण का एक हल प्राप्त होता है, इसका मतलब वो रेखाएं क्या होगी? 100% वो रेखाएं प्रतिच्छेदी होगी। ठीक है, रेखाएं दे रखी है आपको 2x प्लस 3y प्लस 5 बराबर 0, kx प्लस 6y प्लस 7 बराबर 0। तो पहले तो मैं इनको 2x प्लस 3y प्लस 5 बराबर 0 है, तो इसमें भी मैं बराबर में 0 ही रखूंगा, kx प्लस 6y माइनस 7 बराबर 0। और एक हल अगर विद्यमान है तो x और y के गुणांक बराबर नहीं होंगे, यानी x के गुणांक हो गए 2/k और y के हो गए 3/6, ये बराबर नहीं होंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 दूनी 12 और ये 3k, यानी 3k नॉट इक्वल टू 12, तो k नॉट इक्वल टू 12/3 यानी 4। इनका एक अद्वितीय हल प्राप्त तब होगा जब k का मान कभी भी 4 नहीं होगा, ±4 नहीं आएगा। ध्यान रखना, कंफ्यूज करने के लिए लिखा है, k का मान 4 नहीं होना चाहिए। सारे ऑप्शन कंफ्यूजेबल है कि बच्चा सॉल्यूशन करने के बाद में भी लास्ट में गलत करके आ जाए। प्लस माइनस चिन्ह तब लगता है जब अपन किसी संख्या का वर्गमूल करते हैं। अगर यहां ये k का मान किसी संख्या के वर्गमूल से आया होता तो फिर उसके साथ चिन्ह प्लस माइनस लगता। कोई भी संख्या का स्क्वायर रूट हमेशा पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइन के साथ होता है।
लेकिन यहां वर्गमूल नहीं है, सीधी कैलकुलेशन है, तो पॉजिटिव ही आएगा। आरपीएससी एलडीसी 2012 का क्वेश्चन पूछा, के किस मान के लिए, वास्तविक मान के लिए समीकरण निकाय, एक तो ये दे रखा है के माइनस 1x प्लस 2y बराबर 2, और दूसरा दे रखा है x प्लस वाई बराबर 2 के। अनंत हल होंगे। अनंत हल होने का मतलब क्या होगा? पहले तो ये सोचिए, अनंत हल कब होते हैं? अनंत हल तब होते हैं जब रेखाएं समपाती हो, और रेखाएं समपाती तब होती है, समपाती का मतलब एक जगह ही होगी, और एक जगह हो गई इसका मतलब x के, y के और अचर पदों के गुणांक आपस में बराबर होने चाहिए, उनके गुणांकों का अनुपात बराबर होना चाहिए। पहले तो इनको मैं लिख देता हूं तरीके से, k माइनस 1x, तरीके का मतलब ये बराबर के इस साइड 0 रहना चाहिए, प्लस 2y माइनस 2 बराबर 0, और x प्लस y माइनस 2 के बराबर 0। तो x के गुणांक तो क्या हो गए, यहां हो गया k माइनस 1, यहां x का गुणांक 1 बराबर 2 बट्टा y का गुणांक यहां 2 और यहां y का गुणांक 1 बराबर माइनस 2 बट्टा माइनस 2 के। ये सारे बराबर होने चाहिए। तो पहली बात तो आप ये देखिए, चलो इसको मैं k माइनस 1 बट्टा 1 ले भी लूं, ये 2 बट्टा 1 है, यहां माइनस से माइनस गया है ना, और 2 से 2 गया, तो ये बताओ ये कितना आया, 1 बट्टा क्या आया, आया कि नहीं आया? तो अगर आप यहां से के का मान निकालो, चलो इनसे के का मान निकाल लो, इतनी से, तो वो क्या आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, के माइनस 1 को 1 से गुणा किया, के माइनस 1 और बराबर 2, माइनस का 1 इधर आएगा, प्लस का हो जाएगा, तो के बराबर हो जाएगा 2 और 1 3। के का मान 3 आ रहा है, बट यहां के का मान अगर 3 लिखोगे इस वाले में, अगर इनको कंपेयर करो, ये 2 बट्टा 1 है तो ये भी 2 बट्टा 1 होना चाहिए, जबकि के का मान अगर यहां 3 लिखोगे तो ये 1 बट्टा 3 आएगा, जबकि होना चाहिए 2 बट्टा 1। इसका मतलब के की जो वैल्यू है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड नहीं कर रही है, नहीं कर रही है, तो के किसी भी मान के लिए, के किसी भी मान के लिए इसके अनंत हल विद्यमान नहीं हो सकते। बच्चा तो कई तो क्या करेंगे, सीधा के बराबर 3 आ गया तो आंसर टिका के आ जाएंगे, लेकिन पूरी कंडीशन को समझो मेरे भाई, के बराबर 3 हो तो अगर यहां के का 3 रखने से ये बराबर हो रहे हैं, तो यहां के 3 रखने से ये भी बराबर होने चाहिए। इनको अगर बराबर करोगे तो के का मान 1/2 आएगा, वो 1/2 से ये बराबर नहीं होंगे, इसलिए के की कोई भी वैल्यू के लिए इनके अनंत हल नहीं हो सकते, क्योंकि के किसी भी मान के लिए आपस में बराबर नहीं आ रहे, तो ऑप्शन सी आपका आंसर होगा, के की किसी भी वैल्यू के लिए इनके इनफाइनाइट सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। वीडियो मेंस 2022 में क्वेश्चन पूछा, के किस मान के लिए निम्न रेखिक समीकरण के निकाय अनंत हल विद्यमान होंगे? मेरे भाई वही बात है, अनंत हल का मतलब क्या हुआ, अनंत हल होते हैं कौन सी रेखाओं के, समपाती रेखाओं के, और समपाती रेखाएं जो होती है उनके x, y और अचर पदों के गुणांकों का अनुपात बराबर होता है। यहां से आप एक काम करो, इसको सारे को उधर ट्रांसफर कर लो, और नहीं भी करो तो दोनों बराबर के इस तरफ उधर बेचोगे, चिन्ह चेंज हो जाएगा और तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ये हो जाएगा x प्लस के प्लस 1y माइनस 5 इक्वल्स टू 0, और ये हो जाएगा k प्लस 1x प्लस 9y, ये उधर जाएगा तो 8 के तो हो गया माइनस का, 1 हो गया प्लस का। x के गुणांक हो गए, इस यहां x का गुणांक 1 और यहां k प्लस 1 बराबर यहां k प्लस 1 और ये हो गया 9 बराबर यहां -5 और ये कितना हो गया। अब आप एक चीज सोचिए कि अगर ये -5 है, ये वाला मान कितना दिख रहा है आपको, इस पूरे में से अगर माइनस कॉमन ले लो, एक जैसा दिखाना हो पूरे को, अगर माइनस कॉमन ले लोगे पूरे को उधर भेज दोगे तो ये माइनस का 8 के -1 हो जाएगा, तो ये हो गया -8 के -1, या फिर ऐसा का ऐसा भी लिख सकते हो आप जो आपने पहले लिखा था, क्या 8 के माइनस का 8 के प्लस 1 हो गया। अब आप एक चीज समझिए
कि अगर ये सारे बराबर है तो के की वैल्यू पता करनी है। अगले ने कहा अनंत हल विद्यमान है। कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं है जिसमें यह नहीं लिखा हुआ कि के किसी भी मान के लिए अनंत हल नहीं होंगे, यानी अनंत हल तो होंगे। तो फिर आप एक बार ये देखो, अगर इन दोनों को हल करोगे तो इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर स्क्वायर बनेगा, और इन दोनों को हल करोगे तो भी क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर स्क्वायर बनेगा। इन दोनों को हल कर लो, कहीं भी स्क्वायर नहीं बनेगा, क्योंकि -5 गुणा इससे होगा और 1 गुणा इससे होगा। सबसे बढ़िया काम तो ये। और इधर से करो तो कर लो, उत्तर सब में वही आएगा। तो मैंने किया फर्स्ट और थर्ड से 1/k+1 बराबर -5/-8k+1। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, -5 को कैसे किया, -5 के, और -5 को 1 से किया, -5 बराबर -8k+1। अब वही काम करो, -8k को उधर ले जाओ और इसको इधर ले आओ। -8k उधर गया तो प्लस का 8k, -5k है ये, -5 इधर आया तो प्लस का 5 प्लस 1 है ये। 5k में 8k में से 5k गया 3k, और 5 और 1 6, 3k बराबर 6 है, तो k बराबर होगा 6/3, और 6/3 का मान कितना आएगा, 2 आएगा। यानी k की वैल्यू 2 होगी ना, तब जाकर इनके अनंत हल विद्यमान होंगे। अच्छे से समझ में आ रहा है मेरे भाई? कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ये समझ लीजिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है समीकरण निकाय L1x प्लस M1y प्लस N1 बराबर 0 और L2x प्लस M2y प्लस N2 बराबर 0, और इसमें यह बोला L1/L2 बराबर M1/M2 नॉट इक्वल टू N1/N2। अचर पद अलग है, ये दोनों बराबर है। x और y के गुणांक अगर बराबर है, इसका मतलब 100% रेखाएं क्या होगी, समांतर होगी, और समांतर रेखाओं का कोई भी हल विद्यमान नहीं होगा। तो इसने पूछा रेखा के बारे में, तो रेखाएं कौन सी होगी, समांतर रेखाएं होगी मेरे भाई। पढ़ के मजा आ गया कि नहीं आया? कोई ज्यादा स्ट्रेस वाला काम नहीं, ये एक क्वेश्चन सिर्फ इस आधे घंटे के सेशन से आप कवर कर सकते हो। अगला क्वेश्चन स्कूल व्याख्याता संस्कृत विभाग 2020 में पूछा, युगपत समीकरण, युगपत का मतलब जोड़ा, ax प्लस 2y बराबर 15 और 2x प्लस by बराबर 25 का अद्वितीय हल विद्यमान है। अद्वितीय का मतलब है दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी होगी, एक हल दोनों का विद्यमान होगा जहां चरों के मान समान है। चर कौन कौन से हैं, x और y, दोनों के मान समान आएंगे परंतु विपरीत चिन्ह वाले होंगे। यानी अगला कह रहा है x और y के मान समान होंगे, बस चिन्ह अलग अलग होंगे। तो आप एक काम करो ना, एक मान अगर x मानो तो दूसरा वाला मान -x मान लो। भाई इसके दोनों मान, ये कह रहा है कि दोनों मान समान ही आएंगे। अब कितने आएंगे वो पता नहीं है, नहीं पता तो अपन ने x ही मान लिया, या y मान लो कि एक मान y है तो दूसरा -y कर लो। दोनों मान समान, सिर्फ चिन्ह अलग अलग। सही है। तो यहां से अगर मैं इस वाली इक्वेशन में ये मान रखूं ax प्लस 2y, y की जगह -x रखूं तो ये -2x हो जाएगा बराबर 15। x कॉमन ले लिया तो a-2 बराबर 15, तो x बराबर हो गया 15/a-2। एक चीज तो आपके पास ये आ गई। दूसरा, यहां से यहां अगर रखोगे तो मुझे बताओ ये कितना हो गया, 2x प्लस by, y का मान -x रखोगे तो ये by -x रखा तो -bx बराबर 25। यहां भी वही x कॉमन आ गया तो ये 2 - b बराबर 25। तो यहां से x का मान कितना आएगा, 2 - b उधर चला जाएगा तो 25/2 - b। ये भी x की वैल्यू है, ये भी x की वैल्यू है, दोनों के दोनों मान x के हैं तो दोनों आपस में बराबर होंगे। भाई सेम ही है मान। तो मैं यहां से ये कह सकता हूं कि 15/a-2 बराबर होगा 25/2 - b। कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई, या फिर एक काम कर लो, इसको काट लो पहले। 5 से कटेगा 3 बार, ये 5 बार, 3 को गुणा किया 3 दूनी 6 -3b
5 को गुणा किया इससे, 5 को ऐसे किया, 5 माइनस 5 दूनी 10। सही है। अब ये देखिए, माइनस का बी तो उधर ले आओ, अचर को एक चर को एक साइड ले आओ, वेरिएबल को, और वैल्यू को एक साइड ले जाओ। -10 उधर जाएगा प्लस का, माइनस का बी इधर आया तो 5a + 3 भी हो गया, और उधर 6 तो है ही यार, -10 उधर गया प्लस का हो गया, तो 6 + 10 कितना आ गया 16। और इसी का तो मान इसने पूछा है कि 5a + 3b का मान कितना होगा। 5a + 3b की वैल्यू कितनी हो गई, 16 हो गई। बताओ बात समझ में आ गई कि नहीं आई? ठीक है। और वैसे आप इसमें एक चीज सीधी सीधी भी कह सकते थे कि आप ये देखिए, ये मान और ये मान दोनों ए और बी के दोनों के मान, अच्छा ए और बी के रूप में लेकर का, तो आप अगर सीधा सीधा भी सोचो कि एक मान x है और एक -x है, तो दोनों का मल्टीप्लाई देखेंगे तो ये x² बनेगा, यानी कि जो भी वैल्यू बनेगी वो वैल्यू कोई ना कोई परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, किसी न किसी संख्या का स्क्वायर बनेगा। चारों ऑप्शनों में एक ही ऑप्शन, ओहो एक नहीं है भाई साहब, 4 भी 2 का स्क्वायर है और ये 4 का स्क्वायर है, तो डायरेक्ट अप्रोच यहां काम नहीं करेगी। आपको इसको इस तरीके से सोल्व करना पड़ेगा, बट ये भी कोई बड़ा तरीका नहीं है। सिर्फ जिस बच्चे ने ये बात समझ ली ना कि दोनों के मान, दोनों चरों के मान समान है बट चिन्ह विपरीत है, बस जिस बच्चे ने ये इतनी बात समझ ली उसकी बेड़ा पार है। यही क्वेश्चन घूम फिर के दो चर वाले रैखिक समीकरण से संबंधित पूछे जाते हैं। और जिस बच्चे ने केवल इतनी क्लास देख ली ना, ये 36-37 मिनट की क्लास भी जिसने देख ली, उसका ये क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। सेशन अच्छा लगाओ, सेशन को लाइक करना, शेयर करना। डेली शाम को 8 बजे यूट्यूब के ऊपर एलडीसी के बच्चों के लिए प्रैक्टिस सीरीज चल रही है, सिलेक्शन सीरीज के नाम से, जिनकी प्लेलिस्ट भी जारी की जाती है। ठीक है। और आरएसएस भी एलडीसी के बच्चों के लिए हर संडे को सुबह 10 बजे मैथ्स वेव की एप्लीकेशन जो है उसके ऊपर मैं फ्री टेस्ट करवाता हूं, मैथ्स का पूरा 50 क्वेश्चन एलडीसी पेपर पैटर्न के ऊपर, जिसका सॉल्यूशन यूट्यूब के ऊपर होता है। तो आज ही मैथ्स वेव की प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, फ्री कोर्स टेस्ट सीरीज का फायदा उठाओ। एक फ्री बैच भी दे रखा है मैंने उसमें, अप्रोचेबल बैच के नाम से, यानी किसी क्वेश्चन को केवल पढ़कर उसका आंसर कैसे पता किया जाए बिना कैलकुलेशन के, वो कोर्स मैंने बिल्कुल फ्री दिया है। टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री दे रहा हूं। और अब हैंड रिटन जो नोट्स है एलडीसी के लिए पूरी कंप्लीट सिलेबस के, वो भी मैं आपको फ्री प्रोवाइड करवाऊंगा एप्लीकेशन के ऊपर। तो बहुत जल्द मैं फ्री नोट्स भी जारी करने वाला हूं। एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए मैथ्स वेव का, क्योंकि सारी क्लासेस की पीडीएफ वहां अपलोड की जाती है। ठीक है। डेली शाम को 8 बजे लाइव सेशन से जुड़ना ना भूले। बहुत तगड़ी सिलेक्शन सीरीज, बहुत तगड़ी प्रैक्टिस सीरीज चल रही है। एक बार क्लास देख लोगे ना, दोबारा कभी क्लास छोड़ने का मन नहीं करेगा। तो चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।